तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला पार्ट है एट एनी एक्सियल पॉइंट। किसी भी एक एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सियल पॉइंट? पहला क्वेश्चन, एक एक्सियल पॉइंट क्या होता है वो देखना है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? हमें पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें ये सिस्टम खराब है, इसमें लाइनें ड्रॉ करना बड़ा मशक्कत का काम है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है लाइन ड्रॉ करने में। भाई साहब एकदम परफेक्ट सीधी बनी है, ठीक है। हमने एक दिन प्रैक्टिस की थी कि सीधी लाइनें कैसे बनेंगी यहाँ पे, ठीक है, ऑनेस्टली। और क्या, एक दिन करी थी, बट एक दिन से लगता काम चल गया हमारा, ठीक है। मैंने एक डाइपोल माना यहाँ पे, ये मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है। ये इतना सा एक डाइपोल है। इस डाइपोल पे यहां पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये डाइपोल का सेंटर है ओ, ठीक है। डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है टोटल? 2a। तो 2a की जगह ये सेंटर है, तो ये आधा कितना हो गया? ए। ये बाकी आधा कितना हो गया? ए, ठीक है, यहां तक है ना? ओके। ये पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है पॉइंट सी। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है? डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने से जो ये लाइन बनती है, जहां तक लाइन जा रही है ऑन बोथ साइड, वो एक्सियल लाइन है, ठीक है, एक्सिस वाली लाइन। तो इस एक्सिस वाली लाइन पे मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया सी, और मुझे पॉइंट सी पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन पेपर में 3 मार्क्स में आती है। लैंग्वेज जो है वो असाइनमेंट में भी गिवन है कि डराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसमें जो भी लॉजिक लग रहा है, लॉजिक आप पूरा का पूरा पहले पढ़ चुके हो, बस मैथमेटिक्स करनी है। अभी आप देखोगे, आप समझ जाओगे। तो नोटेशन क्या क्या है? इस पे कितनी फील्ड आएंगी सी पे, बताओ। इस सी पे कितनी फील्ड आएंगी? 2। एक ए वाले चार्ज से और एक बी वाले चार्ज से, ठीक है। और डाइपोल की बात कर रहे हैं तो सारे आंसर डाइपोल मोमेंट के अंदर आएंगे। तो मैंने ये लिख दिया पहले, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका मोड पी वो कितना है? क्यू इंटू 2a। मैंने बोला एक E1 है और एक E2 है। ये क्या है? बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये सी पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 और एक E2। किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी पे जो चार्ज है, ए पे माइनस क्यू है, बी पे प्लस क्यू है, उन दोनों की वजह से जो सी पे फील्ड आएगी उसकी वैल्यू कितनी है? E1 और E2। बोलो, ठीक है यहां तक? यस। टाइम 8:40। हाँ जा तो ठीक है। तो क्या आएगा? हमें जब E1 निकालना है तो डिस्टेंस A से चाहिए, जब E2 निकालना है तो डिस्टेंस कहां से चाहिए? D से चाहिए। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर ये डिस्टेंस कितनी कितनी आएंगी। जो BC डिस्टेंस है, यहां हम ये लिख देते हैं कि जो OC है, सेंटर से डिस्टेंस R मानी गई है। O से लेके C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। ये डिस्टेंस R है O से लेके C तक की, ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी आएगी? BC। BC डिस्टेंस ये पूरा R है और ये इतना सा A है OB, तो बाकी क्या बचेगा? R माइनस ए। टोटल R में से A माइनस कर दिया, ये आएगा R माइनस A, ठीक है। और ऐसे ही A से लेके जो C तक की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? हाँ, A से लेके C तक, देखो O से लेके C ट्वाइस ऑफ तक ए माइनस आर। ट्वाइस कहूंगा बेटा। देख, O से लेके C तक R है, O से C तक R है, ये यहां से लेके यहां तक R है, और ये इतना सा A है। तो क्या हो गया? वो आएगा R प्लस A, ठीक है। नहीं, अच्छा अच्छा। यहां तक R है और ये A हो गया, तो क्या आएगा? R प्लस A, ठीक है। बताओ E1 की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ E1 इस पॉइंट C पे जो प्लस माइनस की वजह जो फील्ड आएगी वो होती है, माइनस की फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज, और प्लस की क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। बोलो, ठीक है। E1 E2 डायरेक्शन। अब बस खत्म, अब लिखो फॉर्मूला। E1 क्या आएगा? E1 आएगा K Q अपॉन E1 A की वजह से है, डिस्टेंस कितनी है? AC स्क्वायर,
AC कितना है R प्लस ए स्क्वायर, E2 क्या आएगा KQ डिवाइड बाय BC स्क्वायर, DC कितना है R माइनस ए स्क्वायर। दोनों में ज्यादा कौन सी है, E1 या E2? इस E2 फॉर्मूले ज्यादा के है, हिसाब से 365 दोनों में कौन सी ज्यादा है? इसमें नीचे की वैल्यू कम है ये, E2 तो E2 ज्यादा है किससे, E1 से। ये सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, E2 ज्यादा है E1 से मैग्नीट्यूड जो है। तो अगर हमें E नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाली माइनस कर देंगे। जब E2 में से E1 माइनस करोगे कुछ कॉमन आएगा क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है, Q K और Q कॉमन है, तो E2 पहले लिखा है तो नीचे आएगा 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर, और ये है 1 अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लो, KQ ऊपर आएगा R प्लस ए स्क्वायर और R माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। सॉल्व करो इसको, एक स्टेप लेके सॉल्व करो। ये आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2AR और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है, सब तो कट ही रहा है। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2AR और 2AR क्या आएगा, ऐड कर दो इसको, तो क्या होगा ये ऊपर क्या आएगा 4AR। बोलो क्लियर है, यस सर। कर दूं, Yes पलट दे पेज, क्या पेज पलट दे, yes sir ओके। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो E की वैल्यू आ रही है वो आ रही है KQ और ऊपर है 4AR और नीचे आ रही है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। जब भी मैं डाइपोल की बात करता हूं तो मुझे सारे आंसर P में लेकर आने हैं। मुझे ये पता है जो P की वैल्यू है वो कितनी है, Q इंटू 2A। तो मुझे बस रीअरेंजमेंट करना है इसका, तो देखो क्या आएगा E, ये आएगा K, ये जो 4A था इस 4A में से मुझे 2A चाहिए था Q के साथ, तो मैंने 2 रख दिया अलग और इस Q को बाकी 2A के साथ चिपका दिया। ठीक है, और ये साथ में क्या है R, और नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। बोलोगे डाउट है तो, और Q इंटू 2A को क्या मान सकते हो, Q इंटू 2A को क्या मान लोगे यहां से P, ये R और नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये E आ गया। ये E का एक फॉर्म आ गई। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ये एक फॉर्म आ गई E की कि K 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। एक टर्म आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, वो बोला है एक हमारे पास बहुत छोटा सा डाइपोल है, इतना सा माइनस Q और प्लस Q, बहुत छोटा सा डाइपोल है। ठीक है, बोला इस डाइपोल के लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो यहां निकालनी है, डाइपोल से बहुत दूर। मतलब ये जो R है, शॉर्ट डाइपोल की डेफिनेशन कैसे बोलते हैं कि जो R है जहां फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्टेंस डाइपोल के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है। जो R है वो क्या है, डाइपोल के साइज से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसा आपने सीखा हुआ पहले, ये अप्रोक्सीमेशन केस है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर R बहुत बड़ा है A से, A कैन बी क्या नेग्लेक्टेड, A को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम A को हटा देंगे इस फॉर्मूले में तो क्या बचेगा E बचेगा K 2PR डिवाइड बाय ये A हट गया तो ये 0 होगा, R स्क्वायर माइनस 0 R स्क्वायर पूरे की पावर 2 और कितना आएगा E, ये आएगा K 2PR डिवाइड बाय R4, एक R काट दिया तो E कितना आएगा K 2P डिवाइड बाय R क्यूब। ये मेरी फर्स्ट डेरिवेशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल A मतलब एक्सियल पॉइंट पे कितनी आती है, K 2P बाय R क्यूब। R क्या है, डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो R क्या है, R है डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट की। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखो, हमने क्या बोला, बड़ी कौन सी है फील्ड, कौन सी फील्ड बड़ी है E1 E2 में से E2, तो नेट फील्ड कहां पे आएगी, नेट फील्ड कहां पे आ रही है, राइट में E2 है ना, E2 वाली नेट फील्ड है। तो अब यहां देखो लास्ट पार्ट, अगर नेट फील्ड लास्ट में आ रही है तो पर ये कलर अच्छा नहीं है, है ना,
मैं यूज करता हूँ, फिर मुझे लगा कि गलत यूज कर लिया। ब्लैक है ना, ब्लैक पे ये कलर भी दिखता नहीं है। ब्लैक पे चमक कौन सा रहा है, एक ग्रीन चमक रहा है, एक येलो चमक रहा है। कर सकते हैं पर करनी नहीं है ना, लॉजिक है उसका ना करने का। बताऊंगा जब रिकॉर्डिंग खत्म होगी तब बताऊंगा, ठीक है। ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, देखो डाइप यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, कहां से घटेगा, घटेगा, दिख क्यों नहीं रहा मुझे, अच्छा हाँ बताओ, तो उधर नहीं जाना मैं, है ना। हाँ ये सी पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इधर की तरफ आएगी। बहुत छोटा है हो गया, वो क्या करें अब। तो ई उधर आ रहा है, ठीक है, ये इस पूरे को हटा दें हम। तो ये माइनस क्यू नहीं, यही करना है ना, प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना। क्यों इस तरफ है, देखो डायग्राम देखो, पिछले वाला डायग्राम में नेट फील्ड इस तरफ है, ठीक। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो डाइपोल मोमेंट भी कहां पे आ रहा है, वो भी इधर ही आ रहा है। पी कहां पे है, माइनस से प्लस की तरफ। ई कहां पे है, इस तरफ आ रहा है क्योंकि E2 ज्यादा था, E1 कम था। ये P और E दोनों क्या है, तो यहां पे P इज पैरेलल टू E, P इज पैरेलल टू E। तो P पैरेलल है E के, तो एंगल बिटवीन P एंड E कितना हो गया, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो कितना एंगल हो गया, 0। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किस पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, या उनका एंगल क्या होगा, ठीक है। और अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। EA वेक्टर में क्या आएगा, K2 P पे वेक्टर और नीचे RQ। वेक्टर का मतलब यहां पे क्या है, जो डायरेक्शन P की है वही E की है। तो ये एक डेरिवेशन आपकी हो गई, ठीक है। तो टॉपिक सेम है जो लास्ट क्लास में था, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, एक्सियल की जगह एक वर्ड आ गया इक्वेटोरियल, बस एक चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। तो पहली चीज कि इक्वेटोरियल क्या होता है, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मुझे बड़ा टाइम लगा ये सीखने में, ठीक है, कि इतने बड़े बोर्ड पे पढ़ाएंगे कैसे, इतना ऐसे विड्थ में बोर्ड है। मेरी गंदी आदत है बड़ी कि बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दो बोर्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे ज़्यादा पसंद आता है ड्रॉ करना। तो हमने किया क्या, आज सेम काम जो पहले किया था, एक डाइपोल माना, ठीक है। बट डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब टाइम एज के साथ साथ ना क्या होता है, बड़ी खुंदक आती है कि कोई डायग्राम गलत बना दे या गंदा डायग्राम बना दे। डायग्राम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश होती है कि एकदम डायग्राम जो है क्या हो, परफेक्ट हो। बाकी तो भाई कुछ भी हो सकता है। ये हमने एक डाइपोल माना है। अभी हम एक चीज़ नहीं सीखी है, ये लाइन सीधी नहीं होती। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, ये भी टाइम के साथ साथ सीख जाएंगे इसको। हल्की सी टेढ़ी लाइन बनती है, ये लग रहा है टेढ़ी है, यस सर, थोड़ा सा बहुत हाँ माइन्यूट सी है, मुझे तो लग रहा है टेढ़ी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी हम सीख रहे हैं। अभी हम इसमें परफेक्शन नहीं हुआ कि लाइन एकदम परफेक्ट सीधी कैसे बनेगी। तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक डाइपोल है, ठीक है। इस डाइपोल के सेंटर से पास होते हुए जो वर्ड है इक्वेटोरियल, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास होती है और कैसी है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल लाइन। तो इसके सेंटर से पास होते हुए हमने एक लाइन चूज कर ली, ठीक है। और उस लाइन के ऊपर हमें एक रैंडम पॉइंट चूज करना है। तो मैंने लाइन मान ली, ये हमारे पास सेंटर से पास होते हुए एक लाइन है, ये भी टेढ़ी है, चल जाएगी, बहुत है इतना। तो सेंटर से पास होते हुए एक लाइन मान ली, ये पॉइंट जो है वो O है। नोटेशन सारी सेम है जो लास्ट टाइम थी। देखो ये पूरी लेंथ कितनी थी, 2a, तो ये आधा कितना हो गया, A, और ये आधा कितना हो गया, A। ये पॉइंट का नाम क्या दिया था, A, इसका नाम क्या दिया था, B। ये सब सेम है, जो पहले था वो सब सेम है। मैंने एक रैंडम पॉइंट यहां पे मान लिया C, एक पॉइंट मैंने यहां पे माना C, और मुझे C पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल।
इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है इस लाइन के ऊपर कहीं भी आपको एक पॉइंट चूज करना है और उस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट आप यहां मानो, कहीं भी मान लो, आपकी चॉइस है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए अगेन पहला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी पूछा था, यहां पे कितनी फील्ड आएंगी? इस दो। पॉइंट सी पे दो फील्ड आएंगी, एक आएगी माइनस क्यू से और एक आएगी प्लस क्यू से। तो लिख दिया सेम चीज कि E1 E2 क्या है, पहले लिख दिया P क्या होता है, Q इंटू 2A। थोड़ा सा Q इंटू 2A, और E1 E2 क्या है, B द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, एट C ड्यू टू चार्ज at A and B respectively। A और B की वजह से C पर मुझे फील्ड निकालनी है, उनको मैंने क्या नाम दे दिया, E1 और E2, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये माइनस का चार्ज है, जो चार्ज ये है ये माइनस sir. का है, तो माइनस की फील्ड क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस की क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जो माइनस वाली फील्ड आएगी वो आएगी चार्ज की तरफ, ठीक है। डायग्राम में कलर हमें चूज करने पड़ेंगे, गंदे गंदे कलर आ जाएंगे यार, इतने कलर अवेलेबल हैं तब भी देखो चूज करने में कितना डिफिकल्ट सा लगता है। ये ले लेते हैं। तो इस पॉइंट से सी पे पास होते हुए एक फील्ड हमें चूज करनी है। इसको तो वैसे मैं इतना भी यूज कर लूंगा तो चल जाएगा काम हमारा। तो जो सी वाली फील्ड आएगी वो कहां पे आएगी, सी पे जो चार्ज आए, मतलब सी पे जो फील्ड निकालनी है माइनस की वजह से आएगी, कहां पे, माइनस चार्ज की तरफ। ये फील्ड कौन सी है, सी वाली, ए वाली फील्ड कौन सी है, वो E1 है, तो दिस फील्ड इज E1, ठीक है। बी वाली फील्ड क्या होती है, बी वाली फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। Repel. तो यहां से अवे चूज करोगे, अबे यार ये क्या हुआ, अच्छा यहां से अवे चूज करोगे तो अवे इधर आ रहा है कहीं पे, ठीक है। ये सीधी लाइन आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या आएगा, ये फील्ड E2 है, ये E1 है, और वो फील्ड क्या आ गई, E2 आ गई, ठीक। E1 के लिए जब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, E1 क्या आएगा, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है AC स्क्वायर। बताओ AC कितना है, ये A है, हमने ये माना हुआ है जो O से लेके C तक की डिस्टेंस है, जैसे लास्ट टाइम थी मानी थी वो कितनी थी, R, तो ये भी कितना माना हुआ है, R, O से लेके C तक। तो अब देखो अगर ये R है और ये A है, तो पाइथागोरम से ये वैल्यू कितनी आएगी, R स्क्वायर प्लस Under A root R स्क्वायर, square plus A और square. सेम AC आएगा। तो AC और BC दोनों किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर क्या आएगा, थोड़ा फास्ट लिख दूं या सही लग रहा है, स्लो लग रहा है, मुझे खुद को Normal स्लो, लगा। मुझे स्लो लग रहा है। KQ AC स्क्वायर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या E2 भी सेम आएगा, बताना, क्या E2 की वैल्यू भी सेम आएगी, E1 नीचे की तरफ है, E2 के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितनी है BC, क्या AC BC सेम है, सेम ही है। तो अगर मैं इसको Same, yes. लिख दूं ऐसे कि जो E2 आएगा, E2 कितना आएगा, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं, Yes, sir. है ना, क्योंकि E2 में क्या आएगा, बस नीचे BC स्क्वायर आएगा, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। यहां तक ये अपने आप में अकेला क्वेश्चन है जिसमें मुझे ये एंगल पता नहीं है, बीच वाला कितना एंगल आ रहा है, ये बीच का एंगल कितना है मुझे पता नहीं है। देखो E1 E2 बराबर हैं, हमें यहां से दिख रहा है E1 और E2 की जो वैल्यू है वो सेम है, सबको सेम है। तो दो वेक्टर्स अगर बराबर होते हैं, दो वेक्टर्स अगर बराबर हों तो उनका रिजल्टेंट कहां पे आता है, एग्जैक्ट उनके बीच में आता है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इन दोनों का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में,
ये अभी हमें निकाल के दिखाना कि कैसे कितना कितना आएगा। वैसे आएगा इस तरफ रिजल्टेंट जो नेट आएगा, बट नेट निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है क्या, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, है ना, पर वो हम तब यूज करते हैं जब मुझे पूरा एंगल पता होता E1 E2 का, पता ही नहीं है। रैंडम तो मैं डिफाइन कर दूंगा थीटा बीटा आएगा, पर मुझे वैल्यू नहीं पता जैसे मुझे बाकी क्वेश्चंस के अंदर पता थी। तो यहां पे एंगल वाला कंसेप्ट यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं यहां पे इसको इजी करने के लिए हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। जैसे E1 था, लेट्स से कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। कौन से एंगल है ये, Yes. Alternative. ये कौन से एंगल हैं, ये और ये। Alternate interior angle. और तो अगर ये बीच में जा रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। दोनों एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। इस E1 को ब्रेक कर दिया कंपोनेंट में। थीटा वाला जो आता है कंपोनेंट वो आता है हमेशा कौन सा, कॉस कंपोनेंट। तो ये इधर वैल्यू आएगी E1 कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये वैल्यू ये आएगी E1 साइन थीटा, ठीक है। इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर इधर था E1 ऐसे, इसको ब्रेक कर दिया, एक इधर और एक नीचे। ये एंगल थीटा था तो ये आएगा E1 कॉस थीटा और ये आएगा E1 साइन थीटा। बोलो ठीक है ना, Yes, sir. ये तो आता है ना ब्रेक करना, तो Yes, आता sir. आता है नहीं आता, आता होगा। आता है। सेम ऐसे ही आता इसको ब्रेक कर दो E2 को, ये थीटा है तो इधर की तरफ आएगा E2 के लिए E2 कॉस थीटा और ऊपर आएगा E2 साइन थीटा। तो जो साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, यहां से दिख रहा है। तो जो अपोजिट होंगे तो वो क्या होंगे, E1 E2 बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा क्या होंगे, दे विल कैंसिल आउट। ये ने दोनों तो कट गए, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन के वेक्टर क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बोलो डाउट है तो, ठीक है। क्या दोनों बराबर हैं, क्योंकि E1 E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, दोनों में एंगल भी cos थीटा सेम है, एंगल भी सेम है, E1 E2 भी बराबर है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ E1 इंटू कॉस थीटा। रीजन ये है कि E1 और E2 क्या है, इक्वल हैं, 2E1 cos थीटा। तो क्या होगा यहां से, E की वैल्यू है 2E1 cos थीटा। अब देखो यहां से E को लिखा मैंने 2, E1 की वैल्यू कितनी है यहां से, वो है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मुझे इस डायग्राम से बताना है cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो। इस डायग्राम में cos थीटा निकालना है तो ट्राइंगल चूज कर लो AOC, ट्राइंगल AOC में cos थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, बेस डिवाइड बाय AO अपॉन क्या, AC, है ना, AO अपॉन AC क्या आएगा, cos Yes, थीटा, sir. ठीक है। कितना होगा, AO कितना है, A. AO कितना है A, और ये कितना है, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। तो वो वैल्यू सीधा यहां पुट कर दी cos थीटा की। पेपर में जब लिखते हैं सब दिखाते नहीं है, सिर्फ ये वाले स्टेप्स करते हैं, बस रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि जब पेपर में पढ़ो कौन से, ये तो लिख देना डिफाइन करने के लिए, ये वाले हटा सकते हो आप, ये स्टेप इसकी जरूरत नहीं है। तो cos थीटा क्या आएगा, A डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा, E K 2 को लेगा A के साथ, तो Q इंटू 2A डिवाइड बाय ये है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1
और ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2 3/2, और Q इंटू 2a कितना होता है, P, P और डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक तो फॉर्मूला ये निकल गया E का, KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। कोई डाउट है यहां तक, सिंपल है, ठीक है। तो Yes, नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें तो इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है एक्सियल वाला सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऊपर कितनी आती है, वो KP बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। ठीक है ना यहां तक। अब क्या करोगे यहां पे, yes sir, अब मैंने फिर से कंडीशन लिखी, कौन सी, शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। हमें अब पता है शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लास्ट क्लास में यूज किया था। शॉर्ट डाइपोल की क्या कंडीशन होती है, शॉर्ट आर डाइपोल, बहुत ग्रेटर होता है ए से। शॉर्ट distance बहुत डाइपोल छोटा की दोनों के कंडीशन थी कि जो आर है वो क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, ए से। अगर आर के लो ए से बहुत बड़ी है तो अगेन वी कैन नेग्लेक्ट ए, तो ई क्या बचेगा, ई बचेगा के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये पार्ट 0 पूरे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये आएगा के पी डिवाइड बाय आर की पावर 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी आ गई, शॉर्ट डाइपोल के लिए वो आ गई KP बाय आर क्यूब। ठीक है, एक एक्सियल पोजीशन और एक हमारे पास क्या आ गई, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है इतना यहां तक, yes sir, ओके। तो हमने दो डेरिवेशन डिस्कस किए हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अगर शॉर्ट में लिखें यहां पे, तो एक्सियल पोजीशन पे के वैल्यू है K2P बाय आर क्यूब, और यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, KP बाय आर क्यूब। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा, एक्सियल डिवाइड बाय इक्वेटोरियल क्या आएगा, 2 सब कट जाएगा। ये ऑनलाइन वालों Yes, को ढोल sir. सुनाई दे रहा है, हाँ, ये ऑनलाइन वालों को ढोल सुनाई दे रहा है, ढोल या नहीं, नहीं सर, no sir, नहीं, सही है, बस ये फायदा माइक का। ठीक है, ये माइक से बस ये ढोल बुलडोजर सब हट जाता है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। तो एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे रेशियो 2/1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि किसी एक्सियल पोजीशन पे सेम डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ट्वाइस है किसकी, इक्वेटोरियल की। तो ये एक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है पेपर के अंदर। मतलब ये वो वाले एमसीक्यू हैं बेसिक जो हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो। ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इजी इजी। 4 टफ आ गए फिर एक इजी दे दिया, फिर 2 टफ आ गए फिर एक इजी आ गया। तो जो इजी क्वेश्चन हो सब यही होते हैं, डायरेक्ट वाले। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ऐसा भरा हुआ होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से ही पूछ सकता है। 3-4 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं असाइनमेंट के अंदर। अब जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे वहां आपको दिखेंगे कि एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस की कौन सी पावर के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे अब हमने 2 सिस्टम पढ़ लिए। एक सिस्टम क्या था, पॉइंट चार्ज, और ये क्या है, डाइपोल। तो देखो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R की -2 के प्रोपोर्शनल है, पावर -2 इनवर्स स्क्वायर लो। लेकिन डाइपोल के लिए जो पावर है वो कितनी है, -3। डाइपोल के लिए डिस्टेंस की पावर कितनी आ रही है, -3। तो जैसे जैसे सिस्टम बदलेगा उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस की पावर है बदलती रहेगी। अभी हम और सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे अलग पावर आएगी R की। तो पेपर में क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं बच्चे को एक ही पावर याद होती है, 2, कि कुछ भी आ जाए, कोई फॉर्मूला हो, कुछ भी पूछेंगे वो हमेशा क्या पुट करेंगे, -2 पुट कर देंगे, या 1/r का मतलब। ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है, याद रखना है सब। इतना ठीक है यहां तक।
अब एक लास्ट पार्ट देखो इसके अंदर। अगर हम वापस जाएं डायग्राम पे, देखो इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में है। So left डाइपोल मोमेंट कहां पे है? डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है? डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से Negative प्लस की to तरफ, positive. तो वो इधर है। डाइपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं। नो सर। तो इसका Opposite. मतलब यहां पे एट एनी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस पोजीशन पर हमें दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180. सो बोथ आर एंटी पैरेलल, और ये हमेशा होल्ड करेगा। तो ये भी असर्शन, रीजन और एमसीक्यू बन जाता है कि किस पोजीशन पे पैरेलल हैं और किस पोजीशन पे क्या है? एंटी पैरेलल। पैरेलल कहां पे आए थे? एक्सियल पे। एंटी पैरेलल कहां पे आ रही हैं? इक्वेटोरियल के ऊपर। ठीक है, इतना? कोई डाउट? यहां पे वर्ड आ गया टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क हालांकि टॉपिक 11th क्लास का था, जब जब 11th के टॉपिक आएंगे तब तब आपका मुंह बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 12th वाली फिजिक्स है उसमें अभी या 6 महीने बाद भी आपको दिक्कत आएगी नहीं। 12th के टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत तब आएगी जब मैं 11th के टॉपिक से 12th के टॉपिक को रिलेट करूंगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे कंसेप्ट आ गया टॉर्क, जब टॉर्क आ गया तो पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा बहुत टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हल्का सा रिवाइज करें टॉर्क को, यहां पे टॉर्क का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, याद है? Force into FR sin displacement. theta. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जनरली ऐसे लिखते थे आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे कि आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर में कौन सा सही है। मान लो मैंने अभी ये मान लिया आर क्रॉस एफ, या हमने इसको लिख दिया आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो ये है आर एफ साइन थीटा। मतलब टॉर्क कब लगता है? जब एक बॉडी घूमती है तो उसके ऊपर क्या होता है? टॉर्क अप्लाई होता है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि अगर बॉडी घूम रही है तो उस पर टॉर्क लगेगा ही लगेगा, लेकिन घूमते हुए अगर उसके ऊपर एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है, एक सेकेंड दो, सामान चाहिए हमें कुछ, तोड़ दें इसको। ये हाँ, इतना तो सही है ना, दिख जाएगा तुम्हें। तो टॉर्क कब लगेगा? टॉर्क सिस्टम पे तब लगता है कि जब बॉडी जो है वो रेस्ट से क्या आ रही है? मोशन में आ रही है, या मोशन में थी पहले और घूमना शुरू कर रही है, और घूमते हुए क्या हो रहा है? उसका जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? टॉर्क अप्लाई करते हैं। एक तरीका ये अभी बेसिक समझने के लिए। और हमें यहां पे जब हम इस टॉपिक में टॉर्क पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसके लिए? एक डाइपोल के लिए। तो डाइपोल में टॉर्क का मतलब क्या है? डाइपोल का मतलब क्या आता है? एक माइनस का चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है। दो डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैठे हुए थे और किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, ले आए कहीं से। तो डाइपोल पे क्या हुआ? कुछ फोर्सेस लगने शुरू हो गए। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या है? एक पे माइनस क्यू चार्ज है और एक पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल अगर ऐसे था तो अलग सिस्टम है, डाइपोल को हल्का टेढ़ा कर दिया ऐसे तो वो अलग सिस्टम है। तो हमें चेक करना है अलग अलग सिस्टम में डाइपोल पे हो क्या रहा है, फिर हम धीरे धीरे क्या बात करेंगे किसकी? टॉर्क की। ठीक, जैसे अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, तो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने बोला कि मेरे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है कि हर जगह पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? सेम आ रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन्होंने बोला कि मैंने एक डाइपोल को मान लिया, और डाइपोल भी कैसे माना? ऐसे रैंडम एंगल पे ऐसे डाइपोल माना। ठीक है, इधर डाइपोल पे कितना चार्ज है? यहां पे डाइपोल पे चार्ज है माइनस क्यू, और यहां पे जो डाइपोल पे चार्ज है वो क्या है? प्लस क्यू। ये माइनस क्यू और ये क्या आ गया? प्लस क्यू। ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, अभी हम थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एक आध क्लास के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड की नोटेशन होती है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के चार्ज से स्टार्ट होती है और कहां पे जाती है, माइनस की तरफ जाती है। प्लस से स्टार्ट होके कहां पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस से जा रही है। अभी सोचो कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कहां पे अट्रैक्ट होंगे, ये प्लस क्यू किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ या प्लस की तरफ, माइनस की माइनस तरफ। माइनस तो ये वाला प्लस क्यू यहां भागेगा और ये कहां भागेगा, ये भागेगा प्लस की तरफ। अगर आपको याद हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंपल डेफिनेशन थी, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो यहां से फोर्स क्या आएगा, क्यू से कर दिया मल्टीप्लाई, तो फोर्स कितना आ गया, क्यू ई। तो किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या आती है, क्यू ई। कोई पूछे फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, ठीक है, किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है, फोर्स। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स, ठीक। तो कैसे बोलते हैं कि अगर मुझे एक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकाल सकता हूं। मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई। अब मुझे बताओ ये प्लस क्यू चार्ज कहां जाएगा, इसकी वजह से लेफ्ट में राइट में, राइट। राइट में जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो यहां लगेगा, कितना लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई। क्यू ई। फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। ये माइनस का है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, क्या हेडिंग QE। गायब होगी क्या, सब गायब हो गया क्या, छोड़ो दोबारा लिख देंगे। तो यहां पे क्यूई फोर्स है और यहां पे कितना फोर्स है, यहां पे कितना फोर्स है, क्यूई, और ये भी कितना फोर्स आ रहा है, क्यूई, ठीक है, ठीक है। इधर कितना फोर्स है, क्यूई, यहां कितना फोर्स है, क्यूई। क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, नो सर। क्या ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, नहीं। हम यहां अगर लिख दें फोर्स ऑन प्लस क्यू, कितना आ रहा है, क्यू ई। फोर्स ऑन माइनस क्यू कितना आ रहा है, क्यू ई। दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों चार्जेस पे क्या है, अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं एज फोर्स ऑन टू चार्जेस आर equal and opposite in direction। तो इससे क्या हुआ, जो नेट फोर्स आएगा कितना हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। ये इतना सा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करके यहां तक ये 2 मार्क्स में पेपर के अंदर पूछा हुआ है। ये इतना क्वेश्चन 2 मार्क्स में है। ये इतना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करके यहां तक 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक। हमारे डेरिवेशन की वो क्या था, मेन हमें क्या करना था, हमें निकालना था टॉर्क, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहां पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फायदा हुआ टाइप करने का जब खुद ही लिखना था तो हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ, सब बेकार हो गया मेहनत। तो कोई नहीं, कभी कभी होता है ना। ये इतना 2 मार्क्स है। देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक मैंने कहीं भी टॉर्क की बात ही नहीं की कहीं भी बात टॉर्क की, मैंने कहीं बात नहीं की टॉर्क की। तो कोई मुझे बोले डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो वहां पे मुझे कुछ नहीं लिखना इनमें से, बस डायग्राम बना के देना है।
जब डेरिवेशन आएगी टॉर्क की तो मैं ये और ये मेंशन नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है मुझे। ये कब मेंशन करेंगे? जब क्वेश्चन ये आएगा, ये असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है शो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट ऑन डाइपोल। बोला शो करो डाइपोल पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और दिखा दिया जितना फोर्स आगे लग रहा है उतनी फोर्स कहां लग रहा है? पीछे लग रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है ये लिखा हुआ, ठीक है, और फिर लिखता है एंड हेंस डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। जो मैंने ऊपर डेरिवेशन लिखी है वो सिर्फ यहां से यहां तक है, बस वो सिर्फ ये है। तो जब मुझे ये ड्राइव करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन, तो मुझे ये सब नहीं लिखना, छोड़ दूंगा मैं ये। वो 2 नंबर का एक अलग क्वेश्चन है ये। तो अब मैं बात करता हूं टॉर्क की। देखो ये दोनों फोर्स ठीक हैं, बराबर तो हैं और कट भी गए, तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको डाइपोल मानता हूं और ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसी है ना, इस पे फोर्स कहां लग रहा है? इधर की तरफ। इस पे फोर्स कहां लग रहा है? इधर की तरफ। तो होगा क्या? ये फोर्स इसको इधर लेके जाएगा, ये कहां लेके जाएगा? इधर। तो उससे होगा क्या? ऐसे हो जाएगा ये ऐसे था ना, ये इसको यहां धक्का मार रहा है, ये कहां मार रहा है? ये इधर मार रहा है। तो कुछ देर बाद क्या होगा? डाइपोल ऐसे हो जाएगा। डाइपोल यहां से फोर्स लगने की वजह से ऐसे आ रहा है। तो जब एक डाइपोल पे फोर्स लगता है और उससे उस पे रोटेशनल अफेक्ट आता है, जो पहले नहीं था, फोर्स लगने से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? डाइपोल पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। और ये जो टॉर्क लग रहा है डाइपोल के ऊपर, मुझे इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी। ठीक है, यहां तक मैंने अभी तक यहां पे टॉर्क की बात नहीं की है। ठीक, मैं नेक्स्ट मतलब पेज पे मैं ये डायग्राम एक बार रीड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, टॉर्क वाला पार्ट। ठीक है, तो इस वाले पेज पे हम फिर से इस पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं एक बार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है और डाइपोल पे 2 चार्जेस थे, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज। इन दोनों डाइपोल पे फोर्स लगा, एक इधर QE और एक इधर QE, एक मतलब राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन को मैंने नाम दिया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये ना फर्स्ट, एक ये लाइन ऑफ एक्शन है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और एक लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये है कि इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये हमारे पास 2 लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं हम, जो यहां वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? फोर्स है, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस लाइन को ज्वाइन कर दिया। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसको ऐसे सोचो, ये ऐसे होता सीधा, एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है, दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, क्या ये घूमेगा? ये इधर खींच रहा है, No, sir. ये इधर खींच रहा है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी फोर्स काम कर सकता है। क्या काम करेगा यहां पे? सिर्फ ट्रांसलेटरी फोर्स, एक इधर एक इधर। अगर ये वाला ज्यादा होता तो ये इधर मूव करता, अगर ये ज्यादा होता तो ये इधर मूव करता। अभी दोनों बराबर हैं, तो नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन जी। यहां जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है, वो सीधी नहीं है, वो कैसी है? वो ऐसे है। तो ये कहां खींच रहा है उसको? इधर। ये कहां खींच रहा है इसको? इधर। तो उससे क्या हुआ? घूम गया। तो क्वेश्चन ये है, टॉर्क क्यों लगेगा? डेरिवेशन तो बोलिए, टॉर्क निकालो। हम बोल रहे हैं टॉर्क क्यों लगेगा? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है।
हम लिख रहे हैं कि एज फोर्सेस आर इक्वल बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट। अगर ये एक ही होती, यही एक होती लाइन, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो टॉर्क लगता क्या? नहीं लगता, सीधा ही रहता है ये। क्योंकि ये अलग अलग हैं, इसीलिए क्या लगेगा? हेंस इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसकी वजह से क्या करेगा? ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। बट मैंने अभी तक डेरिवेशन स्टार्ट नहीं की है। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। मैंने पहले ये आंसर किया है फोर्स 0 है, ठीक है। फिर मैंने आंसर किया है कि टॉर्क क्यों लगेगा। ये भी मुझे डेरिवेशन करते हुए नहीं लिखना है, ये सेपरेट क्वेश्चन है कि टॉर्क क्यों लगेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग बन सकता है कि किस कंडीशन में टॉर्क अप्लाई होगा। यहां तक ठीक है। अब आते हैं काम की बात। अब डेरिवेशन है, डेरिवेशन 3 था इनके बस। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वही था फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर दो फोर्स लगते हैं, किसके बीच की? बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस की डिस्टेंस। तो देखो क्या आएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही है, इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो यहां से लेके यहां तक मुझे डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ले सकते हैं डिस्टेंस, इस बी से एक डिस्टेंस ड्रॉ की परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्या? सी। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स का फॉर्मूला तो क्या आएगा? एफ ही आएगा। डिस्टेंस कितनी है? बीसी। डिस्टेंस क्या है? बीसी। और मैंने ये मान लिया कि डाइपोल जो था, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा आएगा? बताओ, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल Yes, है। sir. तो बताओ अब ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल BCA। ट्राइंगल BCA में साइन थीटा कितना आएगा? ये साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय AB। BC कितना आएगा? AB साइन थीटा। AB कितना है? यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2a, डाइपोल की लेंथ। तो ये आएगा 2a और क्या आएगा साथ में? साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? QE। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2a साइन थीटा। टॉर्क का सिंबल टाउ आएगा। Q और 2a को इकट्ठे कर दिया, साथ में आएगा E और साथ में आएगा साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा? Q इंटू 2a P E साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए बी साइन थीटा क्या होता है? P क्रॉस E। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया स्केलर और वेक्टर फॉर्म में। अगर क्वेश्चन बोलता है डराइव करो, तो डेरिवेशन सिर्फ इतनी सी है, यहां से लेके यहां तक बस। 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का क्वेश्चन आए, बोलता है डराइव करो, तो डराइव करते हुए हम यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां खत्म कर देंगे। इतनी सी डेरिवेशन है बस। जो पहले किया है हमने 2 सेपरेट क्वेश्चन आंसर किए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सब एक साथ आ गया, बट हमेशा नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन में लिखा कि डराइव करना है तो यहां से स्टार्ट करना है, यहां खत्म करना है, ठीक। तो हमने इसमें यह भी प्रूफ किया एक तरीके से कि जब डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में, उस पर फोर्स नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है? टॉर्क लगता है, और वो भी एक कंडीशन में, हमेशा नहीं लगता। तो ये है, अब इसको डिस्कस करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया? P क्रॉस E। करें आगे? Yes, sir. टॉर्क जो आएगा वो कितना आ गया? P क्रॉस E। अब देखो आगे इसके अंदर देखो, जो टॉर्क है वो है P E
साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E। डाइपोल मोमेंट ऐसे था तो ये P है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी तो ये E है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। पहला केस, अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और 180 डिग्री तो पता है साइन 0 चूज करो या साइन 180 चूज करो, दोनों वैल्यू कितनी आती हैं? 0। तो इंप्लाइज टॉर्क कितना आएगा? 0। तो जो फर्स्ट केस था, देखो ये ऐसे है फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है? इधर मान लिया, और ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। डाइपोल मोमेंट कहां पे है? इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, थीटा कितना आएगा? 0। टॉर्क क्या आएगा? 0। उल्टा मान लो, डाइपोल मोमेंट यहीं पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, P यहां पे है, E यहां पे है, कितना एंगल आएगा? 180। तो टॉर्क क्या आएगा? 0। 180। तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो क्या उस पर टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा। टॉर्क कब लगेगा? जब उसका एंगल अदर देन 0 और 180 है। और इसी में अगर हमने चूज कर लिया सेकंड केस कि टॉर्क में ये जो थीटा है वो मैंने चूज कर लिया 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है? साइन 91 है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? पी ई, जो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, किस एंगल पे टॉर्क 0 होगा, किस एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है इतना। अब हमें क्या करना है, आज गॉस लॉ का यूज करके 3 एप्लीकेशन पढ़नी है, यहाँ लिखी है, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी की सारी कि क्या क्या उनके अंदर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन जो है वो है कि हमें एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, शेल मतलब क्या होता है? जो शेल होता है, शेल कैसा होता है? स्फेरिकल शेल बोल रहा है। तो स्फेरिकल शेल का मतलब है कि अंदर जो है खाली है, ये सारा एम्प्टी स्पेस है और इतना सा मटेरियल है बस। जैसे परफेक्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका? प्लास्टिक का जो अंडा आता है ना, अंडे की जो बॉल से खेलते हैं, तो वो एक तरह से शेल का काम करता है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एग होता है, एग के अंदर का सामान निकाल दो तो जो बाहर का पोर्शन बचे उसको क्या बोलते हैं? शेल बोल देते हैं कि वो शेल है। ठीक है, या मान लो ये हमारे पास प्लास्टिक की बोतल है ये, ठीक, ये हालांकि एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं है, कोका कोला की एडवर्टीजमेंट है ना, पीनी नहीं चाहिए तो इसके अंदर जो है ये मान लो सिलेंडर है परफेक्ट, ठीक, तो मैं उसको सिलिंड्रिकल शेल बोल सकता हूँ। इस शेल में ये जो यहाँ जो प्लास्टिक है, जो भी उसकी थिकनेस है वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, और बाकी जो है वो क्या काउंट होगा? फिर शेल काउंट होगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो है, जो शेल वाला पार्ट है, अभी हम सिर्फ शेल की बात कर रहे हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे चेंज कर देंगे पूरे कंडक्टर के अंदर, तो उसमें क्या चेंज आएगा वो डिस्कस करना है। ठीक है, टॉपिक में एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कि हमारे पास क्या आती है? एक गॉसियन सरफेस आती है। गॉसियन तो नाम ही आ गया गॉस से, और सरफेस का मतलब क्या है एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। गॉसियन सरफेस क्या है? अ सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। ठीक है, जहां के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉसियन सरफेस हर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होगी? बदलती रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बोले एक पॉइंट चार्ज लिया आपने प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू के हिसाब से बोल रहा है कि बताओ एक गॉसियन सरफेस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या होगा, एक प्लस क्यू चार्ज अगर आप लोगे, एक प्लस क्यू चार्ज के लिए मान लिया मैंने एक ऐसा पॉइंट जो यहां से r डिस्टेंस पे था, इस पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगी। इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वो बोला है ऐसे सारे पॉइंट्स निकालो जहां पर इतनी ही फील्ड आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कैसे करोगे? अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन की बजाय इधर चला गया r डिस्टेंस पे, तो भी कितनी फील्ड आएगी?
सेम आएगी। यहां जाने की बजाय मैं ऊपर चला गया r डिस्टेंस पे, कितनी फील्ड आएगी? सेम आएगी। क्यों? जब तक चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, जो वैल्यू आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा फील्ड का, वो कितना आएगा? सेम kq/r²। मैं यहां चला गया r डिस्टेंस पे, तो कितनी फील्ड आएगी? सेम आएगी। कितनी? kq/r²। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो एक सरफेस बनी, इस पूरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? kq/r² है। क्यों? हर एक के लिए चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में जो ये सरफेस है वो क्या है? एक गॉसियन सरफेस है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। अब मान लो मैंने इस इस सर्कल की जगह, मतलब बड़े स्फीयर की जगह मैंने एक छोटा स्फीयर यूज कर लिया, और मान लिया मैंने यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस थी वो d थी, तो ये भी एक गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? अब इसके लिए भी हर जगह डिस्टेंस d है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? kq/d²। तो पॉइंट चार्ज के लिए कोई बोले इस गॉसियन सरफेस का जो ये शेप है वो कैसी आती है, तो याद कर लो कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस आती है वो कैसी आती है? स्फेरिकल आती है। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि अगर आप पॉइंट चार्ज लोगे और बोलते कि बताओ गॉसियन सरफेस कैसी होगी, तो कैसे आएगा आंसर? स्फीयर आएगा। सेम ऐसे ही एक और केस आप समझो, मान लो अब पॉइंट चार्ज नहीं है, सारा चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज एक लाइन के ऊपर है, और बोला कि बताओ अब इसके लिए एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस की क्या वैल्यू होगी? इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस की क्या वैल्यू आएगी? तो गॉसियन सरफेस का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी। तो मान लो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये पेन आपको दिख रहा है, इस पेन पे अगर यहाँ एक प्लस चार्ज है तो फील्ड कहाँ जाएगी? नॉर्मल, क्योंकि एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे आती है? सरफेस के नॉर्मल। तो यहाँ फील्ड कैसे आएगी? इधर, आपकी तरफ, मेरी तरफ, इधर, ऊपर। और अगर मैं इसका यूज करूं, फील्ड ऐसे हो सकती है, हर जगह फील्ड ऐसे चल रही है, इधर फील्ड ऐसे भी हो सकती है, मेरी तरफ भी हो सकती है, पर जरूरी कि फील्ड सिर्फ ऊपर की तरफ होगी। फील्ड इधर, और जो मान लो ये ब्लैक मार्कर आपकी तरफ है, एक फील्ड बीच में भी हो सकती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ऐसे कि इस लाइन कंडक्टर की वजह से फील्ड बीच में भी जा रही है, इधर भी आ सकती है, इधर भी होगी, इधर भी आएगी, हर जगह हो सकती है। तो सोचो इसको अगर मैं 3D में इमेजिन करूंगा तो 3D में क्या आएगा? इस प्लस के लिए यहां पे, यहां पे, यहां पे, जब तक मैं r डिस्टेंस को सेम रख रहा हूं तब तक फील्ड क्या चल रही है? सेम चल रही है। तो अगर मैं इसको 3D में इमेजिन करूंगा तो क्या शेप आएगी? अगर मैं इसको इमेजिन करूंगा 3D के अंदर तो इसकी शेप क्या आएगी? गैस कर सकते हो? इसकी शेप क्या आएगी 3D के अंदर? ऊपर भी था, सेम पॉइंट नीचे भी आएगा, तो 3D में कैसे इमेजिन करोगे इसको? क्या शेप है ये? तो अगर आप एज्यूम करो कि बीच में इसके पेन था, ठीक है, लाइन कंडक्टर, और हर पॉइंट पे फील्ड क्या आ रही है? सरफेस के नॉर्मल आ रही है, तो क्या शेप बन रही है? ये पूरी लेंथ पे एक्सटेंड करोगे तो क्या शेप बनेगी? ये सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर बोलो प्रेम, यस सर, क्लियर है ना? प्रेम से बोलो, है ना? प्रेम से पूछो या बोलो, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा। तो बच्चे क्या बुलाते हैं? प्रेम बुलाते हैं? हाँ सर, प्रेमी बुलाते हैं प्यार ज्यादा। से, गुस्से से? जैसा बुला दो। हाँ, दोनों, मतलब हाँ गुस्से सर। से भी प्रेम है ना? यस सर। तो पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल, और अगर लाइन चार्ज है, अगर लाइन चार्ज है तो शेप कैसी आ रही है? लाइन चार्ज अगर आ रहा है तो शेप कैसी आ रही है? सिलिंड्रिकल आ रही है। तो ये दो चीजों का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेरिवेशन करने के अंदर। अब हम अपने जो मेन डेरिवेशन उस पर चलते हैं, आसान आसान सी हैं। तीनों डेरिवेशन, जो ये फर्स्ट डेरिवेशन है ये तो पेपर में 5 मार्क्स में आ जाती है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ जाती है बोर्ड के अंदर।
कि 5 मार्क्स में ड्राइव करो ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बट कहां पे निकालनी है ये मेंशन नहीं है, ठीक। तो पहला पॉइंट मैंने माना, वो बोला एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक शेल के लिए। शेल क्या, एक शेल बना दो, रेडियस आर होगी, चार्ज क्यू होगा, अब फील्ड निकालनी है, बट कहां पे निकालनी है? पहला पॉइंट बोल रहा है आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल चूज करो और वहां पे फील्ड निकालो। तो क्या किया इसके लिए हमने मान लिया मेरे पास एक स्फीयर है जो काम कर रहा है किसका, शेल का, इसकी रेडियस कितनी है आर, और बोल रहा है यहां से हम थोड़ा दूर चले गए इस डिस्टेंस पे, बड़ा गंदी डिस्टेंस बनाई है मैंने, यहां चले गए आर डिस्टेंस पे, बोला इस पॉइंट पे फील्ड निकालो कितनी आएगी। ये जो आर है, ये आर क्या है, बड़ा है किससे, रेडियस ऑफ शेल से, ठीक है। तो हम दो चीज यहां पे मेंशन कर लेते हैं, एक तो हमें क्या पता है, हमें पता है जो आर है वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ शेल, और क्या पता है हमें, और हमें निकालना है पी क्या है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, एट पी, और अगर ये सेंटर है ओ तो मैं गिवन है ओपी किसके बराबर है, आर के बराबर है। अब जब भी हम गॉस लॉ यूज करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरे पास आ सकता है कि जब भी मुझे गॉस लॉ की एप्लीकेशन यूज करनी है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां से गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, कहां से, पासिंग थ्रू द पॉइंट where we have to find electric field। पहला स्टेप है ये, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां से गॉसियन सरफेस पास कर दो। तो सेम स्टेप क्या करोगे, इस पॉइंट से पास होते हुए मैंने एक गॉसियन सरफेस लेट कर ली, ठीक है। जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मैंने वहां से क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस लेट कर ली। गॉसियन सरफेस, तो आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ शेल, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पे, पी पे। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट से एक सरफेस पास करोगे, और इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर फील्ड क्या आएगी, सेम आएगी। सेम का मतलब ये नहीं कि हमेशा के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगी, जो भी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी एकदम। तो अब यहां से मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आउटसाइड द शेल फील्ड निकालो, पॉइंट पी पे निकालनी है। तो मैंने पॉइंट पी से क्या किया, एक सरफेस चूज कर ली, और ये कैसी सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कैसी है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। तो ये पहला स्टेप है कि जहां से फील्ड निकालनी है वहां से गॉसियन सरफेस चूज कर ली। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप है इसका, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है, ऑन दिस सरफेस। हमेशा जो गॉसियन सरफेस आएगी उस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो देखो अप्लाई करो, अप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। मान लिया ये सरफेस एस है, तो इस सरफेस पे अप्लाई कर दिया गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। यहां पे लिखा है आर है रेडियस, इसकी सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे कितना चार्ज है, सरफेस पे मैंने चार्ज मान लिया क्यू, क्यू इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ शेल, ठीक है। ई डॉट डी एस, मुझे बताओ इस पॉइंट पी पे हमने पढ़ा हुआ है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मल। याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमेशा सरफेस पे नॉर्मल। और इस सरफेस पे नॉर्मल कहां आएगा, जो सरफेस का नॉर्मल होता है वो भी कहां आएगा, वो भी सेम आएगा। एक कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया,
दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? अगर दोनों पैरेलल हैं कितना एंगल आएगा? 0 आएगा। तो यहां E डॉट ds लिखा हुआ है। E डॉट ds का मतलब, E डॉट ds का मतलब क्या आएगा? E ds और cos 0 इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। तो E ds cos 0 1 होगा और कितना आएगा? q बाय एप्सिलॉन 0। अब यहां तक तो हमने गॉस लॉ यूज करो ना करो बराबर ही बात है। गॉस लॉ को जो सबसे बढ़िया यूज है वो ये है कि जो मैंने ये गॉसियन सरफेस लेट की है, इस पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। क्यों सेम है? यहां पे देखो, हर पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ बाय आर स्क्वायर। जब चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फील्ड क्या आएगी? हर जगह सेम आएगी। तो इस पूरी सरफेस पे फील्ड सेम है। क्योंकि फील्ड सेम है इसलिए ये फील्ड क्या होगी? इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई? क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि गॉसियन सरफेस है। तो घूम फिर के बाद क्या आएगी? दुनिया गोल है। एक की जी बाबा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है इसलिए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है तो कांस्टेंट हो गई, तो बाहर आ गई। अब वो बाहर आ गई तो इंटीग्रेशन कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो सिर्फ एक स्टेप बचेगा कि E ds इसके बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये हमने लिखा कि E ds जो है वो बराबर है किसके? Q बाय एप्सिलॉन 0 के। तो E बाहर आ गया। जब E बाहर आएगा तो क्या बचेगा? इस सरफेस का इंटीग्रेशन Q बाय एप्सिलॉन 0। ये शेप कैसी है? ये स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना आता है? स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना आता है? याद है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर। भाई साहब बहुत गजब। थप्पड़ तो मारे, एक तो थप्पड़ बनता है ना। ये ऑनलाइन थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? है कोई तरीका? हाँ, नहीं सर, खुद ही टिक कर रिग्रेट हो दूं? गया। ठीक है, क्लिक कर दूं ऐसे? अच्छा, रिमूव कर दूं? ठीक है। नहीं तो चला, जैसे एयर गिटार नहीं होता है ना, ऐसी एयर गिटार में ऐसी हवा में उड़ा दो। ठीक है ना? तो ऐसे ही करना पड़ेगा। 4/3 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही गजब आंसर दिया आपने, एकदम मतलब सुन के क्या करें, घर भेज दें क्या? रेडियस अगर r है तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। शायद नहीं सुना होगा। सुना है कभी? नहीं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सुना है? नहीं, याद नहीं है? ओके, बहुत बढ़िया। तो स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है? 4 पाई। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे भी अगर आप आंसर कर रहे हो कि एरिया में आप बोल रहे हो 4/3 पाई आर स्क्वायर, खैर ये तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूले ही हैं, बेसिक फॉर्मूले। कौन सी क्लास में होते हैं फॉर्मूले? 9th में या 8th में? 9th में होते हैं। 9th में होते हैं। तो 9th में बच्चा वैसे भी गधा ही रहता है, कहाँ पढ़ता 9th में, है ना? नया नया जवान हो रहा होता है, लगता है उसको जवान हो गया है वो, है ना? तो पढ़ता ही नहीं वो वैसे भी 9th में, तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ता है, फिर 11वीं तक पूरा जवान हो जाता है तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। फिर 12th तक आते आते बुढ़ापा आ जाता है, फिर थोड़ा उसको लगता है कि अब पढ़ना चाहिए, है ना? क्या हो गया? अच्छा, तो इस स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो यहां से E कितना आएगा? 4 पाई नीचे आएगा, तो 1/4 पाई को इसके साथ कंबाइन कर दिया, एप्सिलॉन 0 ऊपर Q है और नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। ये E की वैल्यू आ गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं K लिख सकता हूं, तो KQ बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, जो E आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल कितनी आ गई? KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि अगर मुझे एक शेल गिवन है तो शेल के किसी बाहरी पॉइंट पर, जो शेल के बाहर लाई कर रहा है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? KQ बाय आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है जो किसका था? पॉइंट चार्ज का था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी बाहर के पॉइंट्स के लिए कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे, वहां के लिए जो शेल है, शेल का सारा चार्ज मैं कहां मान सकता हूं? सेंटर में मान सकता हूं।
मतलब अभी जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, ये बोला एक शेल है जिसकी सरफेस पे चार्ज है कुछ, और बोला यहां से कुछ डिस्टेंस पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो फॉर्मूला आ रहा है KQ/R²। तो इसका मतलब ये भी तो हम बोल सकते हैं ना कि शेल का सारा चार्ज कहां पे अज्यूम कर लिया, सेंटर पे, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे कितनी फील्ड आएगी, KQ/R²। तो मतलब क्या बना यहां से, मीनिंग ये बना कि बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरे शेल को मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज मानोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीधा सीधा KQ/R²। तो ये तो रफ वर्क था। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास B, ऑन द शेल। ऑन द शेल का मतलब क्या हो गया, एक शेल है, रेडियस कितनी है R, और जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वो इसी के ऊपर है, शेल के ऊपर ही है। पहले वाले केस में पॉइंट कहां था, बाहर था। ये शेल है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास जो है शेल है, और इस शेल से बाहर के एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। अगले केस में क्या किया हमने, अगले केस में बोला ऑन द शेल, जो पॉइंट P है अब वो ऑन द शेल आ गया। तो देखो बाहर के लिए क्या लिखा था यहां पे कंडीशन, ये जो R की वैल्यू है वो रेडियस से क्या है, ज्यादा है। किसी बाहर के पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, रेडियस से ज्यादा है। तो जब आप ऑन द शेल जाओगे तो क्या मैं यहां पे शॉर्ट में लिख सकता हूं R=R, हाँ या ना। अगर बाहर के पॉइंट के लिए ये जो R है, ये R रेडियस से बड़ा है, तो अगर ऑन द शेल पॉइंट होगा तो क्या आएगा, ऑन द शेल पॉइंट के लिए रेडियस किसके बराबर है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उसको मान लो अगर R बोलता हूं, तो ये किसके बराबर आ गया, ये पॉइंट आ गया इसके रेडियस के बराबर। तो ऑन द शेल निकालना सबसे आसान काम है। क्या कर सकते हैं, बाहर के फॉर्मूले में सिर्फ क्या कर दो, R को R पुट कर दो, तो ऑन शेल कितनी फील्ड आ जाएगी। अगर मैं स्मॉल r को रिप्लेस करूंगा कैपिटल R से तो कितनी फील्ड आएगी, KQ/R²। तो ऑन शेल कितनी आ गई, KQ/R²। और ये कैसे निकाला है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में स्मॉल r को क्या पुट कर दिया, =R पुट कर दिया। तो जो मेन डेरिवेशन है वैसे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाहर के पॉइंट्स के निकालने की है किसी भी एक पॉइंट पे, और ऑन द शेल या जब इनसाइड चूज करेंगे तो कुछ भी नहीं करना। तो ऑन शेल कैसे निकाला, सिर्फ स्मॉल r को किसके इक्वल पुट कर दिया, कैपिटल R के इक्वल पुट कर दिया। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इनसाइड द शेल। थर्ड पॉइंट है इनसाइड द शेल। तो जैसे मान लिया ये स्फीयर है और जो पॉइंट P है अब वो अंदर है किसी एक पॉइंट पे यहां पे, और सारा चार्ज कहां है, सारा चार्ज है अभी भी सरफेस पे। जब सारा चार्ज सरफेस पे है तो देखो स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से पास होते हुए। तो अब पॉइंट कहां पे है, अब पॉइंट है यहां पे P पे। तो इस पॉइंट P से पास होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस चूज कर ली, इसको मैंने नाम दिया क्या, S'। तो मुझे S' का यूज करके क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। सारा चार्ज कहां पे है, क्या सरफेस के अंदर कोई चार्ज है। ये जो गॉस लॉ है या गॉस थ्योरम है, ये गॉस थ्योरम में E.ds का मतलब था या तो चार्ज का मतलब था, हमें वो चार्ज चूज करना है जो सरफेस के अंदर आता है। इस बड़ी सरफेस के अंदर तो चार्ज था वो Q था, तो यहां पे Q आ गया। लेकिन जब मैं यहां पे यूज करूंगा, सारा चार्ज कहां है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अंदर कितना चार्ज है, 0। तो जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, E.ds आएगा कितना, Q/ε0। सरफेस कौन सी है, S'। बट क्या अंदर कोई चार्ज है, क्या अंदर कोई चार्ज है, अंदर चार्ज ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो Q है उसकी कितनी वैल्यू है, 0। क्यों 0, Q की वैल्यू, सारा चार्ज तो सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 0। Q 0 होगा तो E.ds पूरा कितना आ गया, 0। जब E.ds 0 आएगा तो यहां पे देखो E.ds जो है वो 0 है। क्या एरिया 0 है, क्या ये एरिया 0 है, नहीं, कुछ तो एरिया होगा। अगर इसकी रेडियस R है तो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना आएगा, 4πr²।
बट यहां लिख रहा है दो वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। तो अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ये जीरो है नहीं, तो क्या मतलब होगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी। 3 पॉइंट्स हो गए, एक आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल, और थर्ड क्या आ गया, इनसाइड द शेल। ठीक है, तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो ई का फॉर्मूला क्या बन गया, ई का फॉर्मूला बन गया बाहर कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू क्या है, आर से छोटी है, उल्टा लिख दिया, आर से क्या है, बड़ी है। अगर आर और आर बराबर हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर आर की वैल्यू छोटी है आर से तो कितनी वैल्यू आ रही है, जीरो। तो ये इतना पेपर में 5 मार्क्स में आता है ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करो, ड्राइव करो, सब कुछ। तो हमने अभी ड्रॉ नहीं किया, अभी 3 पोस्ट। तो ये 3 पार्ट आ गए ई के। अब वो बोला इसको ड्रॉ करके दिखाओ। तो ग्राफिकल जो एक तरीके से पार्ट होता है फिजिक्स के अंदर, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। अब यहां पे 3 अलग अलग ग्राफ बनेंगे। इस वाले पोर्शन के लिए अलग ग्राफ बनेगा, यहां पे अलग बनेगा और यहां पे अलग बनेगा। 3 डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। यहां बोला है जीरो है। पहली बात तो स्मॉल आर और जो कैपिटल आर है उसमें क्या है, देखो ये शेल था, तो शेल में ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो सेंटर से स्टार्ट हो रही है, और वो सेंटर से स्टार्ट होते हुए कहां तक जा रही है, टिल इंफिनिटी। तो अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे चूज कर लिया बीच में, इसका मतलब है जो ये डिस्टेंस होगी वो रेडियस से तो क्या है, छोटी है। तो यहां पे मैं 3 पॉइंट चूज कर सकता हूं। एक पॉइंट शेल के अंदर, मतलब शेल के अंदर कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी डिस्टेंस आएगी वो रेडियस से क्या है, छोटी है। एक पॉइंट हो गया ऑन शेल, तो वहां डिस्टेंस क्या हो गई, शेल के बराबर हो गई रेडियस के। अगर एक पॉइंट बाहर चूज करूंगा तो जो डिस्टेंस आएगी यार वो क्या हो गई, फिर रेडियस से बड़ी आ गई। और हमने इन्हीं 3 पॉइंट्स पे क्या निकाल लिया, फील्ड निकाल लिया। पहले बाहर के पॉइंट पे निकाल ली, फिर ऑन द शेल निकाल ली, और फिर अंदर के पॉइंट पे निकाल ली। अंदर फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। ऑन शेल के लिए क्या किया, जो बाहर की वैल्यू थी बस उसमें आर को आर के बराबर पुट कर दिया, तो 3 पॉइंट आ गए। अब देखो अंदर फील्ड कितनी आ रही है, जीरो। ये जीरो कब तक चल रही है, एक्सेप्ट आर इक्वल टू आर। तो मान लिया ये पॉइंट आर इक्वल टू आर था, तो सेंटर से स्टार्ट करके यहां तक कितनी फील्ड आ रही है, जीरो फील्ड आ रही है। तो जीरो कहां है, ये डायग्राम पे, इस डायग्राम पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कहां दिखाओगे, ये दिखाओगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो। ठीक है, जैसे ही आर आर के इक्वल हुआ एकदम से फील्ड कितनी हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मान लिया के क्यू बाय आर स्क्वायर इधर के बराबर है, दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है। तो एकदम से आर इक्वल टू आर होते ही ये वैल्यू कहां पहुंच गई, इधर पहुंच गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आर क्या है, ये आर देखो जो कैपिटल आर है वो तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है, बट क्या ये कांस्टेंट है, नहीं। अब मान लो एग्जांपल के लिए आर 6 सेंटीमीटर था, तो ये 7, 8, 9, 10, 20, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कैसे होता है, और एक कहां मिलेगा, इनफिनिटी आगे। बच्चे ना ये ज्वाइन कर देते हैं पेपर में, तो गलत है वो। कहां मिलेगा, इट विल मीट एट इन्फिनिटी। और ये बीच में डॉटेड है, मतलब यहां पे जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इससे जस्ट पहले क्या थी, जीरो थी, जस्ट बाद कितनी हो गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बीच में क्या नहीं पता क्या है, मतलब यहां से यहां कैसे पहुंचा मेंशन नहीं है, और एकदम से जीरो से कहां पहुंच गई, ऊपर। ठीक है, तो 1 मार्क्स में ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि एक शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का और आर का वेरिएशन दिखाओ। और अगर पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो तीनों ड्राइव करने हैं और ये डायग्राम बनाना है। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है 5 मार्क्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट है, मतलब यहां से स्टार्ट करके कितनी है लेंथ, अप टू इंफिनिटी है, कोई डायमेंशन गिवन नहीं है। और इस पूरे के ऊपर चार्ज फैला हुआ है,
पूरा जो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। मुझे पता, जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, इसका नाम क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा याद है क्या था? लास्ट क्लास में क्या था? लैम्डा था लाइन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या था फॉर्मूला इसका? सर L/Q। लैम्डा क्या था? Q बाई एल, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। याद है लैम्डा क्या था? Q बाई एल। अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थे लास्ट क्लास में? नहीं, रुकना क्लास के बाद, ठीक है। हाँ ये दिख रहा है ना, ऐसे ये है ना। हाँ ये जो है लैम्डा जो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लैम्डा निकला लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई एल, ठीक है। तो इस पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, बोला है इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक पॉइंट चूज करो कहीं भी, मान लो ये पॉइंट चूज कर लिया P। बोला है इस पॉइंट P पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहला स्टेप ये है कि जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट से पास होते हुए गॉसियन सरफेस चाहिए। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो सरफेस कैसी आती? स्फेरिकल। ये कैसा है? लाइन चार्ज, तो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। तो मैंने इस पॉइंट से पास होते हुए सबसे पहले एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। डाउट ये है जो आता है कि सिलेंडर की लेंथ क्या चूज करनी है, क्योंकि जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गिवन है वो कितना है? वो इनफाइनाइट है। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो आप कितना भी चूज कर लो, चेक कर लेंगे क्या आएगा। अब ये बन गया हमारे पास एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। इस सिलेंडर में बोतल देना कोई ढंग की है, बोतल पानी की, वो नहीं चाहिए। अच्छा ये एकदम भाई साहब बोतल आती है ना सक्सेस, ये कोई ब्रांड है या वैसी है? ठीक है ठीक है, सक्सेस, ओके अब सही लग रहा है। हाँ अरे देखो ना कि वीडियो में आना चाहिए ना सक्सेस। हाँ मान लो ये सिलेंड्रिकल है, बेइज्जती करी है यार, ये बेइज्जती होती है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। बोला है इसमें देखो, इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। एक ये वाला बेस, ठीक है, इस पर नॉर्मल कहां आएगा? इधर है ना, नॉर्मल क्या आएगा? यहां पे। इसका नॉर्मल कहां आएगा? इधर। और जो कर्व्ड सरफेस है इसका नॉर्मल कहां आएगा? इधर इधर, ये सब नॉर्मल है इसके, ठीक। तो तीनों नॉर्मल एक बार यहां ड्रॉ कर लेते हैं, देखो क्या क्या आएंगे। यहां का नॉर्मल आ रहा है इस तरफ, इधर जो नॉर्मल आ रहा है वो आ रहा है इस तरफ, और जो कर्व्ड पाथ है इस पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां आएगा? ऊपर। यहां पे नॉर्मल कहां आएगा? नीचे। कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, एक लीनियर कंडक्टर है, तो लीनियर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो भी कहां आएगी? इधर की तरफ ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। जो व्हाइट वाला है वो क्या है? व्हाइट वाला क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो येलो कलर ड्रॉ किए हैं वो क्या है हमारे पास? नॉर्मल। और मैंने 3 रीजन आपको दिखाए थे, कौन कौन से रीजन थे? ये पहला बेस हो गया, इसको फर्स्ट बोल दिया। ये सेकेंड बेस, सेकेंड, ये सेकेंड बेस तो सेकेंड हो गया। और एक जो कर्व्ड पाथ है ये मैंने मान लिया थर्ड रीजन। पहले स्फीयर था तो स्फीयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, बट ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, और जो कर्व्ड पाथ है वो क्या है? अलग है। तो जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा E डॉट ds, जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे E डॉट ds, जो किसके बराबर होता है? Q बाय एप्सिलॉन 0। हमेशा ये जो E डॉट ds होता है वो पूरी सरफेस पे लगता है, जो पूरी गॉसियन सरफेस है। अब अगर मैं इस पूरी गॉसियन में एक साथ यूज नहीं कर सकता, सिंगल। क्यों? क्योंकि हर जगह n और E के बीच का एंगल बदल रहा है। जैसे कोई बोले जो कर्व्ड पाथ है, यहां पे n कहां है? ऊपर। E कहां है? ऊपर। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0। इस बेस वाले पार्ट पे n कहां पे है? इधर। E कहां पे है? ऊपर। कितना एंगल है? 90। और यहां पे E कहां है? नीचे या ऊपर। n कहां पे है? इधर। कितना एंगल है? यहां अलग एंगल है, यहां अलग एंगल है, और कर्व्ड पाथ पे एंगल क्या आ रहा है? अलग आ रहा है।
तो हर जगह एंगल क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो सिर्फ एक सरफेस को चूज करने से काम नहीं बनेगा, हमेशा जो ई डॉट डी एस होता है जितनी भी सरफेस एग्जिस्ट करती हैं टोटल सबके ऊपर चूज करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट ही स्टेप के अंदर इस ई डॉट डी एस को ब्रेक कर दिया। कैसे? ई डॉट डी एस पहली सरफेस, ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस और ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस। और इक्वल टू क्या चल रहा है, Q बाय कितना है, Q बाय एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ से। बताओ पहली सरफेस पे N और E के बीच में कितना एंगल है? इस फर्स्ट सरफेस पे N और E के बीच में कितना एंगल है? बोथ आर परपेंडिकुलर। सेकेंड में अगेन क्या है, परपेंडिकुलर। थर्ड जो कर्व्ड पाथ है दोनों क्या है, बोलो क्लियर है या नहीं है? क्या ये चीज डायग्राम पे दिख रही है आपको? ये जो बेस था, इस बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है हर जगह नॉर्मल, और मतलब सरफेस पे नॉर्मल, और नॉर्मल कहां चल रहा है, वैसे चल रहा है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90। यहां कितना है, 90। इस वाले पार्ट पे नॉर्मल ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां आएगी, सेम आएगी। तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल होंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 0। देखो अगर n परपेंडिकुलर है E के, तो E डॉट ds का मतलब था E ds cos थीटा, cos 90। तो पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये भी क्या होगा, ये ऐसा ना, ये E ds cos 90 और वो क्या बन गया, 0। तो ये 0 और ये 0। यहां पे कितना एंगल दोनों के बीच में, E ds cos 0 क्यों चाहिए? देखो जो लैम्डा है, लैम्डा Q बाय L है, तो Q कितना आएगा, Q क्या आएगा, लैम्डा L। तो मैंने इस Q को पुट कर दिया लैम्डा इंटू L और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, E बाहर आ गया, Q बाहर आएगा, कांस्टेंट है। किसी भी गॉसियन सरफेस पे E क्या होता है, कांस्टेंट। यही हमें चाहिए होता है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अदर अप्लाई नहीं होगा। थर्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। देखो इस पॉइंट P पे फील्ड निकालनी थी, इसकी यहां जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, R। मैंने मान लिया जो मैंने सिलेंडर लेट किया है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L। तो बताओ इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना आएगा, याद है? सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या होता है, बेस तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। पर याद ही नहीं होगा आधे बच्चों को, तो याद है क्या ऑनलाइन वालों, 2 पाई आर एच सुना है कभी? हाँ, सुना था बट याद नहीं था। बच्चों को बस ये पता होता है ट्रिपल आर, है ना। अब तो बच्चों को सिंगल आर भी नहीं पता होता, सिर्फ ट्रिपल आर पता है, आर आर आर, है ना। तो क्या आएगा, क्या बोल रहा प्रेम? तो मैं कह रहा हूँ पता था, मतलब नहीं पता था। नहीं पता था, हाँ बहुत बढ़िया। ये कहाँ से आ रहे हैं बच्चे ये हाँ, वो ना कहाँ से आ रहे हैं लोग ये। तो ये बच्चे जो ऑनलाइन के बाद, मतलब कोविड के बाद से आए हैं, ये सब बेसिक बेसिक जो है जो उनको कभी सिखाया गया था, कभी सिखाया गया था, सब भूल गए। नहीं भूले, भूल ही गए हैं। तो फॉर्मूला क्या था इसका, वैसे फॉर्मूला था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच जो है वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। एच होता है हाइट, यहां पे हाइट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। हाइट में क्या है, एल। तो मैं यहां इस फॉर्मूले में एच की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, एल। तो कितना आएगा ये, ई 2 पाई आर एल। तो ई आएगा 2 पाई आर एल, इस एल से एल कैंसिल, और तो ये 0 चल रहा था इससे पहले, तो 2 पाई आर को नीचे ले गए, तो ई क्या बचेगा, ये आएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई को लिखा एप्सिलॉन 0 के साथ और इनटू आर। ये ई की वैल्यू आ गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। बड़े अजीब अजीब से फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। एक ना शेर है कि जब कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो किसी ने लिखा हुआ है, हालांकि उन्होंने किसी और बात पर लिखा होगा, लेकिन यहाँ सूट करता है बहुत बार जब पढ़ते हैं क्लास में, कि आइए आंख मूंद लें ये नज़ारे अजीब हैं, ठीक है। हाँ,
तो ये बहुत सारे कंसेप्ट्स पे, टॉपिक पे सूट करता है। तो हमें जब बच्चा दिखता है कि आंख मूंद रहा है तो लग जाता है कि बेचारा जो है आज गलत आ गया। तो अभी जो ई है वो कितना है, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। एक तो ई ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, वो होता है के। याद है या नहीं है? याद है। के क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये के की वैल्यू है, ये सेकेंड डेरिवेशन है। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट है, ठीक है। प्लेन शीट मतलब आपको दे रखा है एक इनफाइनाइट शीट है, डायमेंशन पता ही नहीं है क्या है, डायमेंशन नहीं पता क्या है, ना लेंथ का अता पता है, ना जो उसकी ब्रेथ है उसका अता पता है, कुछ नहीं पता। दोनों तरफ क्या है, इनफाइनाइट शीट है और इस पूरे के ऊपर चार्ज है। एक इनफाइनाइट शीट है, इसके ऊपर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोला है इस इनफाइनाइट शीट के लिए एक पॉइंट लेट कर लिया P यहां पे। बोला है इस पॉइंट P पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और ये जो वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। देखो अगर ये रेक्टेंगुलर शीट मान लो, पर डायमेंशन इनफाइनाइट है, वैसे रेक्टेंगुलर ना भी मानो, कोई भी शेप मान लो भी रेक्टेंगल था ऐसा, ठीक है। ऐसी शीट है हमारे पास। अब जब मैं इस शीट को यहां पे ऐसे रखूंगा तो मेरे पास कैसे बनेगा, ये तो ऐसे बनेगी शीट, परफेक्ट रेक्टेंगल बन रहा है। बट ये अजीब सी क्यों बना रखी है इन्होंने, आप किसी बुक में देखो तो हमेशा ऐसे बने होंगी, क्योंकि इसका जो प्लेन है वो ऐसे है। ये शीट ऐसे नहीं रखी गई है, कैसे है, ऐसे है। शीट ऐसे रखी हुई है। जब शीट ऐसे रखी है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर ऐसे, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां फील्ड लाइन कैसे आएगी, इधर की तरफ, और यहां कैसे आएगी, इधर की तरफ। हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लस है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो क्या होगा उससे, अगर मुझे यहां पे ड्रॉ करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, या उससे पहले चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम कि इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या आएगी। तो गॉसियन सरफेस यहां, क्योंकि डायमेंशन फिक्स नहीं है, तो हमने यहां भी क्या मान ली, जो गॉसियन सरफेस है वो मान ली सिलेंडर। बस हमें पॉइंट P चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट P थोड़ा ऊपर हो गया है, ठीक है। हंसने की क्या बात है इसमें, हो गया ठीक है। तुम्हारा भी हो गया है, तुम तो गधे हो भाई तेरा हो गया ना, हाँ ठीक है। नहीं हमारा तो कहाँ है, हमारा कहाँ हुआ है, हमारा यही है पॉइंट P, इसी पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट सिलेंडर पे है, कहाँ ऊपर हुआ हमारा, वही है। तो इस पॉइंट पे निकालनी है, और ये जो पॉइंट P से एक गॉसियन सरफेस पास हो रही है, वो क्या है, शीट के आर पार जा रही है। क्या है वो, शीट के आर पार जा रही है गॉसियन सरफेस, मतलब आधी इधर है आधी इधर है। कोई बोले क्या ये डायमेंशन सेम है, सेम ले लो अलग ले लो, फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। मैंने मान लिया इस सरफेस का जो एरिया है, ये एरिया ए है। तो अगर ये एरिया ए है तो ये भी कितना होगा, ए, और ये भी कितना आएगा, ए, हाँ या ना। अगर इस सिमेट्रिक सिलेंडर है तो तीनों एरिया क्या आएंगे, सेम आएंगे, कितने, ए आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये जो ब्लू लाइनें हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे फील्ड इधर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर। बताओ नॉर्मल कहां आएगा, इस सरफेस पे नॉर्मल कहां आएगा, इधर। इस सरफेस का नॉर्मल कहां आएगा, इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ। तो बताओ जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट सरफेस पे N और E के बीच में कितना एंगल है, 0 या 180,
इस फर्स्ट सरफेस पे एन ई में कितना एंगल है? 0। जीरो। यहां कितना एंगल है? दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और यहां कितना है? ई यहां पे है और एन ऊपर है, तो कितना एंगल है? 90। ई इधर है, एन ऊपर, तो कितना एंगल है? 90 का एंगल है। समझ में आ रहा है? और सिग्मा क्या है? जब भी शीट की बात करते हैं तो हमने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में, सिग्मा क्या है? यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा है। सिग्मा कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज अपॉन एरिया जो हमने कंसिडर किया। मैंने इतना एरिया कंसिडर किया, तो इसका कितना माना है मैंने? ए। तो सिग्मा क्या आएगा? क्यू बाय ए। ए को यहां ले जाओगे तो क्यू किसके बराबर आएगा? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा इंटू ए। अब देखो, अब अप्लाई कर दिया ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस पूरी सरफेस पे कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन 0 होल सिलेंडर पे। फिर से इसको ब्रेक कर दिया 3 पार्ट में, जैसे पहले किया था। एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो सेकेंड सरफेस है, और एक मेरे पास आएगा थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस। कितना आएगा ये? क्यू बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। पहले वाले पार्ट में एन और ई पैरेलल हैं, तो एंगल हो गया 0। यहां भी पैरेलल है, एंगल हो गया 0। यहां पे है परपेंडिकुलर, तो यहां पे एंगल कितना हो गया? 90। मतलब यहां पे पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। ई डॉट डी एस है, पहला और दूसरा पैरेलल है, तो पहला क्या आएगा? ई डी एस कॉस 0, और ये भी क्या आएगा? ई डी एस कॉस 0, और थर्ड टर्म 0 है, और इक्वल टू क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये सेकेंड सरफेस है। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो ये ई बाहर आएगा, डी एस फर्स्ट सरफेस का एरिया, ई बाहर, डी एस सेकेंड सरफेस का एरिया, और प्लस 0 इक्वल टू क्यू किसके बराबर है? सिग्मा ए। क्यू किसके बराबर है? सिग्मा ए, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। बताओ पहले सरफेस का ये एरिया कितना माना है? ए। सेकेंड का कितना एरिया है? ए। तो ये आएगा ई ए गेम्स, और ई ए गेम्स, और 0, और सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0। ई ए और ई ए कितना हो गया? कर सकते हो सम? बहुत टफ है ना, काफी टफ था ये तो ई ए कितना आएगा? 2 ई ए से ए उड़ा दिया, तो क्या बचा? हाँ, उड़ा दिया, काट दिया, तो ई कट गया, तो आएगा 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और ई आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। ओ जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी हमें, ये पॉइंट इधर मान लो, इस पॉइंट पे मान लो P, कहीं मान लो, डिस्टेंस कितनी है? मान लिया यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो सरफेस से R थी, बट क्या फॉर्मूले में कहीं भी R आया है? आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी एक पॉइंट पे चूज करो, यह अकेला फॉर्मूला है जिसके फॉर्मूले में R नहीं आया। जो भी सारे फॉर्मूले किए थे ये पीछे, इन सारे फॉर्मूलों में R था, इस फॉर्मूले में R नहीं है। तो पहले चैप्टर में ये अकेला केस है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यूनिफॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि फॉर्मूले में R ही नहीं है। तो कहीं भी निकालोगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी। तो पहले एक से लेके ये पहला सिस्टम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, पहले 5 में R आ रहा है और छठे वाले में R नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। तो दिस इज अ कांस्टेंट। तो इनफाइनाइट शीट जो है वो क्या करता है? यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये अकेला केस है, पहले 5 केस में R आ रहा है, छठे केस में नहीं आ रहा। तो पहले 5 केस को छोड़ के जो छठा केस है वो क्या कर रहा है? वो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने E निकाल लिया कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है।